जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ प्रीतु मौर्य और आप सबका वेलकम है हमारी यूट्यूब की क्लासरूम के अंदर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए ध्यान से एक बात सुनो। ये टॉपिक पूरी +1 क्लास, पूरी 12th क्लास के अंदर यूज होने वाला हर एक टॉपिक के अंदर कोई भी टॉपिक आ गया उसमें अगर फोर्स आ गया बोलेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी आ गया वेलोसिटी का बताओ, फ्लक्स आ गया फ्लक्स का बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आ गई मैग्नेटिक फील्ड का बताओ। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, क्लास 12th के एंड तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। बट दूसरा पॉइंट, इसको समझने के लिए तुम्हें पूरी 12th क्लास तक के टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? अब समझ में कैसे आएगा फिर? मीन्स हमें ना फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं बोल दूं तुमसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब जिसने 10th क्लास तक ये वर्ड सुना ही नहीं है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं बता पाएगा। तो इसकी यही प्रॉब्लम है बस। बाकी बहुत इजी है। शुरू में थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना, रट्टा मार लेना, फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे तुम फिजिक्स पढ़ते जाओगे ना, सारे फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, तब ये भी इजी लगेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला तुम बना पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? कल हमने डिराइव्ड यूनिट पढ़ी थी, सॉरी परसों वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिराइव्ड यूनिट। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? जब हम किसी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव करते हैं तो वो डिराइव्ड यूनिट बन जाती है ना। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। अब फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से कैसे डिराइव करेंगे? या तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो या फिर उनको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। और किसकी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड? फंडामेंटल यूनिट्स की विद सुटेबल पावर। ऐसा नहीं कि पावर का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेनी है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस लेंथ की क्यूब। तो देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास और लेंथ, इनकी पावर विद सुटेबल पावर। ठीक है, यही था ना हमारे डिराइव्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट। कुछ यही डेफिनेशन है डायमेंशनल फॉर्मूले की, ध्यान से पढ़ो। ये एक्सप्रेशन होता है एक तरह से। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, MLT ABC। ABC की वैल्यू हो सकती है ML² -2, MLT -1, कुछ इस तरह से होगा। लेकिन इसमें 3 ही टर्म होगी, मास, लेंथ और टाइम। तो इसकी हेल्प से ये जो एक्सप्रेशन बन गया, द एक्सप्रेशन विच शो दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड विद व्हाट पावर, और कितनी पावर के साथ। मींस इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आई है और कितनी पावर के साथ आई है, एंटर इनटू द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हमने, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई डेंसिटी, इसकी यूनिट हमने डिराइव की है फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से विद सुटेबल पावर। इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? ML-3। टाइम है नहीं तो बट टाइम को छोड़ तो नहीं सकते है ना, तीनों की फ्रेंडशिप है ये पक्के वाली, हमेशा ML और T साथ में आएगा। तो इसलिए अगर T की पावर है नहीं तो 0 लिख दो, क्योंकि अगर पावर 0 है ना तो ये 1 ही बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। बट इसको छोड़ना नहीं है, लिख देना। ठीक है, तो ML-3T 0। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, तो अब देखो हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देखा मास, लिख लेती हूँ पहले मैं
10 फॉर्मूले लिख देती हूँ पहले, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। अभी बाकी फंडामेंटल यूनिट्स को अभी के लिए छोड़ दो, अभी लिख देते हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड या वेलोसिटी, बात एक ही होगी क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। ओके, हो गया वेलोसिटी, हो गया एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, बस करो, कितना लिखोगे, एक और लिख देते हैं, प्रेशर, एक और लिख देते हैं, वर्क न लिख दे, हाँ वर्क, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, डरना नहीं। मास है, मास तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास की m, मास की m। अब इसमें मास के अंदर लेंथ का कोई काम है नहीं, तो L की 0, T टाइम का भी कोई काम नहीं है, T 0। लेंथ में मास का कोई काम नहीं है, सिर्फ लेंथ है, तो बाकी टर्म 0। इसमें ना मास का काम है ना लेंथ का काम है, सिर्फ टाइम है, तो 1। देखो सभी में आएगा mlt, 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 सभी में आएगा ये, ठीक है। बट इसको समझ के लिखते हैं। जो टेम्परेचर होता है ना, इसको अभी के लिए याद रख लो कि इसका सिर्फ केल्विन ही होता है। इसको अभी रब कर दो, इसको केल्विन लिख के छोड़ दो, डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिख के, ठीक है। ये कुछ ऐसे जिनको तुम्हें बस याद रखना है कि टेम्परेचर आ गया तो केल्विन है, करंट आ गया तो एम्पियर का ए लगाना है, ठीक है। अब इनको ध्यान से समझो। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जो लेंथ है और ब्रेथ है, ये है तो दोनों लेंथ, तो ब्रेथ की जगह भी मैं लेंथ लिख सकती हूँ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर बन गया ना, लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर। बट इसको लिखेंगे कैसे, अब इसमें मास नहीं है 0, लेंथ है 2 पावर के साथ, टाइम नहीं है 0, सिंपल। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, LBH, यही होता है ना। चाहे तुम कोई भी वॉल्यूम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट आ जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि 4/3 पाई आर क्यूब वगैरह लेना है तुम्हें, तो वहां से आर क्यूब बच गया, 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया। तो कोई भी अगर फॉर्मूला लोगे तो आएगा तो उसमें लेंथ ही 3 बार बस वॉल्यूम में। तो इसको मैं एल की क्यूब लिख दूं, वॉल्यूम लेंथ की क्यूब हो गया ना, क्योंकि ब्रेथ हो या हाइट हो, है तो वो लेंथ ही ना, मीटर में ही मेजर करोगे। मास नहीं है 0, लेंथ है 3 पावर के साथ, 3 पावर के साथ, टाइम नहीं है 0। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इसमें यही प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूले तुम्हें सारे पता होने चाहिए, तभी तुम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब देखो, डिस्टेंस का L, टाइम का T, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ LT-1। बट थोड़ा और इम्प्रूव करो, मास नहीं है तो 0, L है कितनी पावर के साथ 1, 1, T है बिल्कुल है -1 के साथ। ये स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया LT-1, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का कितना है देखो, m0 LT-1, और नीचे एक और टाइम आ गया, तो मैं इसको लिख दूं m0 L1 T-1, तो पहले से ही है, ये वाला T और ऊपर गया तो -2। समझ आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, आ गया होगा समझ में। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये एज इट इज, इसमें मास और ऐड कर दो। देखो ऊपर वाली में मास नहीं है, तभी तो इसकी पावर 0 है, इसमें मास ऐड हो गया तो मास की पावर 1 बन गई, और एक्सेलरेशन वाला एज इट इज। अब इसके बाद जितने भी फॉर्मूले बनेंगे ना, उसमें ये या तो एक्सेलरेशन आएगा या स्पीड आएगा या फिर
फोर्स वगैरह मीन्स पीछे वाले बार बार यूज होंगे। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास एम वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो ये बन गया मोमेंटम। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू टाइम इसका फॉर्मूला होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम। आगे वाली यूनिट्स में फॉर्मूले पढ़ लोगे, फॉर्मूलों की टेंशन मत लेना। अब इसको ध्यान से डिराइव करो। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस टू। जो पावर वन है ना, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं लिखी है दैट मीन्स उसकी पावर वन है। ठीक है, एम एल टी माइनस टू और मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना बन गया? एम एल टी माइनस टू और इसकी पावर प्लस वन है तो पावर बच गई माइनस वन। तो इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया एम एल टी माइनस वन। ठीक है, इसी तरह प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का ऊपर देखो एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर होता है, एरिया एल स्क्वायर है ना, एल से एल कैंसिल, एक कितना बन गया? एम, एल को ऊपर ले जाओ माइनस वन, टी को माइनस टू। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का फिर से एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस मतलब कि लेंथ एल, तो बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर है? हो गया? नोट डाउन करो। ठीक है, एक लास्ट वन और डिराइव करवा रही हूं, जस्ट लास्ट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसको हम जी से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से जी को एक तरफ रखो, डिवाइड बाई एम वन एम टू और ये आ गया जी। ठीक है, अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। आर रेडियस होती है ना, रेडियस भी लेंथ ही है तो एल स्क्वायर। नीचे मास, कोई भी m1 m2 से क्या फर्क पड़ता है? ये तो मास ही रहेगा। एक m से एक m कैंसिल और ये m अगर ऊपर गया तो माइनस वन, l की पावर टू और वन l की पावर क्यूब और t की पावर माइनस टू। तो इस तरह से तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। बुक खोलो और उसमें जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उन डायमेंशनल फॉर्मूलों को निकालने की कोशिश करो। फॉर्मूला देख लेना अभी के लिए, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। मींस जो अभी तक हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं, अभी हमें उनका यूजेस पढ़ना है कि उनको हम फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो मेनली उसके तीन ही यूज है, जिसमें से हमारा सबसे फर्स्ट यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। मींस तुम्हें कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाएगा और तुम्हें ये बताना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या फिर ये फॉर्मूला गलत है। मींस देखो डायमेंशनल फॉर्मूले जो होते हैं ना, वो इतना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि हम इसकी हेल्प से ये भी बता सकते हैं ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। दूसरा, हम कोई नया फॉर्मूला बना भी सकते हैं। हाँ, हम नया फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली क्वांटिटी इन फैक्टर पे डिपेंड करती है। हमें कुछ नहीं पता वो मल्टीप्लाई में होंगी, डिवाइड में होंगी, उनकी क्या पावर होगी, कुछ भी नहीं पता। बस सिर्फ हमें ये पता होगा, अच्छा ठीक है डिस्टेंस है, स्पीड पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। हम फॉर्मूला खुद बना सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये इसके यूजेस के अंदर आएगा जो हम अभी पढ़ेंगे। बहुत वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले सबसे इजी वाला यूज है ये, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी फिजिकल रिलेशन लगा के चलो। जैसे हमें सिंपली क्या पता है, एनर्जी
इसके इक्वल होती काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है कि सही है, बट डायमेंशनली हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके साथ में ये ले लो हाफ एम स्क्वायर वी, मान लो कोई स्टूडेंट है वो भूल गया फॉर्मूला, उसको लगा कि स्क्वायर तो था, कौन सी टर्म का था पता नहीं, तो उसने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब वो चेक कर सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। देखो चेक करके देखते हैं। अब इसके लिए तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए। मींस एनर्जी का, मास का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सारी टर्म्स का, जो कि इजीली तुम्हें आ जाएंगे जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, मींस बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मास का हमें पता ही है सिंपल है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है। अब कुछ भी नहीं है तो एम जीरो लगा सकते हो, एल जीरो लगा सकते हो, टी जीरो लगा सकते हो। ये जस्ट वैसे ही है कि दिखने में ये लगे कि हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है, वरना अगर मैं सिंपल एल टी माइनस वन लिख दूंगी तो इतना दिखने में नहीं लगेगा कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और इसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, अब पुट करो। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब उठा लो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हाफ, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी प्योर नंबर हो गए, चाहे वो हाफ हो गया, 3/2 हो गया, 3/4 हो गया, पाई हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, जितने भी कांस्टेंट है ना, प्योर नंबर वाले कांस्टेंट हो गए। इस तरह से कांस्टेंट, देखो दो तरह के कांस्टेंट आएंगे, एक तो सिंपल कांस्टेंट नंबर जो हम काउंटिंग में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, या फिर हाफ हो गए फ्रैक्शन की फॉर्म में, उनका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। एक होते हैं कांस्टेंट जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट जिनको हम बोलते हैं। देखो दो तरह के कांस्टेंट होंगे, इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो। एक होगा डायमेंशनल कांस्टेंट और एक होगा डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो डायमेंशनल कांस्टेंट है ना, मतलब वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जैसे जी हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, उसके बाद हमारे पास जो हम इलेक्ट्रोस्टैटी के अंदर 12th में पढ़ेंगे, ये अलग अलग हमारे पास आते जाएंगे, परमिटिविटी वगैरह हो गए, जितने भी हैं, मतलब आगे बहुत सारी टर्म्स आएंगी, अपने आप पता लग जाएगा कि वो है तो कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट हो गई, है तो वो कांस्टेंट की स्पीड ऑफ लाइट की एक वैल्यू है, वो फिक्स है, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। और एक होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मींस जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता और उनकी वैल्यू भी फिक्स होती है, जैसे कि हमारे पास पाई हो गया सबसे फेमस एग्जांपल, फिर 1 2 3 4 5 जितने भी है, 1/2 3/2 4/2, जितनी भी तुम्हें काउंटिंग आती है इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML0 T0। एंगल है, देखो ये जो एंगल होता है ना, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जो भी एंगल हो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, बट उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो कुछ टर्म्स है इनको याद रख सकते हो, याद भी नहीं रखना है, समझना है बस। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड, हाफ का कुछ है नहीं, मास का कितना होगा m स्क्वायर हो गया, v वेलोसिटी का कितना होता है एल टी माइनस वन होता है। अगर तुम सोचो कि हमने m क्यों नहीं लिखा, तो तुम m लिख सकते हो। मास का कितना हमारे पास, मास का है m L0 T0, मास का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दो। फिर है v का कितना है m0 L T माइनस वन, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। फिर m की पावर यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे तो अंदर आ जाएगा 2, 0
जीरो इनका स्क्वायर करोगे तो भी जीरो ही रहेगी, तो m की पावर 2 और यहाँ पे m की पावर 0, तो टोटल पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है ना इस तरह से। अगर मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 6 हो जाएगी। जब दो सिमिलर टर्म्स का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। एल की पावर इधर 0 है इधर 1 है तो 1, टी की पावर 0 है और टी की पावर -1 है तो -1। ये जो एनर्जी आ गई देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो बोल रही है फॉर्मूला है ml स्क्वायर टी माइनस 2, राइट हैंड साइड में हो गया m स्क्वायर L1 टी माइनस 1, जो कि इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए, दैट मीन्स वो फॉर्मूला हो गया रॉन्ग, वो फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो फॉर्मूला हमने देखा ये गलत है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी हम 3-4 एग्जांपल करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें पता ही है एनर्जी है, राइट हैंड साइड देखते हैं। हाफ का कोई नहीं है, मास का m, वेलोसिटी का एल टी -1 और इसका कर दो स्क्वायर m l स्क्वायर टी -2। जब हम स्क्वायर खोल लेंगे तो ऐसे ही आएगा। ऐसा मत करना कि t की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर +2, नहीं, ये मल्टीप्लाई होगी डायरेक्ट टर्म, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -2 आएगा। ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ कि ऐसा मत करना, ऐसे स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि इसको प्लस मत कर देना, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास ml स्क्वायर टी -2, राइट हैंड साइड है ml स्क्वायर टी -2, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, तो इसका मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। समझ आ गया, इजी है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर फिर भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। सही, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, और एक लेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ठीक है। t टाइम पीरियड है हमारे पास, l हो गई लेंथ, ये मेंशन किया मिलेगा, जो जो टर्म होगी ना मेंशन की मिलेगी, क्योंकि t का मतलब सरफेस टेंशन है, सिंपल टेंशन है, या फिर यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये वाली टर्म टाइम है, l हमारे पास लेंथ है, g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अब टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, अगर मैं पूरा लिखूं तो m0 l0 t की पावर 1, लेंथ का होगा m0, लेंथ है तो l की पावर 1 t की पावर 0, g का होगा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m की 0 l t -2 l की पावर 1 t -2, ठीक है। अब देखो ये सारी हो गई, 2 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, m0 l0 t0, पुट करके देखो t लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल आएगा m0 l0 t की पावर 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो 2 पाई, इसको देखो लिखना चाहो लिख दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, क्योंकि m0 l0 t0 इसका कोई यूज तो है नहीं, तो इसको तुम छोड़ सकते हो। जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें m0 l0 t0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों इतना कष्ट करना है कि हम लिखें, इसको छोड़ दो, सिंपल लिखो अंडर रूट l m0 l1 t0, फिर g का कितना आएगा m0 l1 t -2, ठीक है, इजी है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। देखो ऊपर m0 नीचे m0 कोई फर्क नहीं पड़ता, m0 का m0 रहेगा,
ऊपर L1 नीचे L1 है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, लगा लो, या फिर ये लगा लो ऊपर L1 है नीचे L1 है, इस L1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी पावर, माइनस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0 तो L की पावर 0। चाहे कैंसिल कर दो या सिंपली ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो पावर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इस पॉइंट को मैं एक बार और समझा दूं कुछ बच्चों को ताकि कंफ्यूजन ना। बाई चांस अगर ऊपर L स्क्वायर है और नीचे L1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L स्क्वायर, L1 ऊपर जाके हो जाएगा L की पावर -1, मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होंगी या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 2 माइनस है तो -1, प्लस होता तो प्लस, ठीक है। अभी नीचे से पावर गई है तो माइनस है तो ये हो गया ये, और वरना तो सिंपल कैंसिल कर दो कि यहाँ पे 1 पावर बच गई। जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे सोल्व करो। अब देखो 2 t की पावर 0 है ऊपर तो, और नीचे t की पावर -2 है, तो यहाँ पे जब ये t की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी बनेगी, t की पावर +2, नीचे माइनस है तो ऊपर +2। अब दोनों मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी तो t की पावर 2 बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता रही हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है तो वो ना हो। अब देखो अंडर रूट है, m की 0 का अंडर रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को 0 ही रहेगा, l की पावर 0 को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब t स्क्वायर है, अंडर रूट t स्क्वायर है तो क्या होगा, सिंपल t, t की पावर 1। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में है m0, राइट हैंड साइड में है m0, L0 L0, t की पावर 1, t की पावर 1, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो मीन्स ये फॉर्मूला हो गया हमारा करेक्ट। अब बाई चांस अगर हमें फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार हम ये रोंग वाला और कैलकुलेट कर लेते, फिर एक दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूंगी, वो कर लेना आपने। देखो वही अंडर रूट जी की वैल्यू हमने लिख रखी है, इजी अभी निकल जाएगा, m0 L1 t-2, और नीचे है L m0 L1 t0, ये कैंसल, अंडर रूट टी की पावर -2 बच गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टी की पावर -1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में टी की पावर +1 है जो कि इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। कर लोगे, हो गया ये। अब देखो इसका एक दो क्वेश्चन और तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना घर पे आराम से, अभी वीडियो को पॉज करके करना चाहो कर लेना, वरना तो बाद में करते रहना। एक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी चाहे कोई भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml² t-2, उसका फॉर्मूला हो गया mgh, ये देखना, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला सही है, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h फॉर हाइट, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सिंपल l, ठीक है, l हो जाएगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो क्या ये फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली चेक करने हैं तुम्हें, s इज इक्वल टू ut, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक का, v² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as। ये क्यों करवा रही हूं अभी समझ आ जाएगा। देखो इसमें हमने ये बताना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत। वैसे तो हमें पता है कि ये सही है, बट बाय चांस और भी कोई फॉर्मूला आ जाए जिसमें हमें डायरेक्ट नहीं पता, तब हमें निकाल के देखना पड़ेगा। ये ध्यान से समझ लेना, स्किप मत करना इस पॉइंट को। v वेलोसिटी, u वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है LT-1, m0 लगा दो, फिर इधर क्या फर्क पड़ता है, इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है या मिड वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहने वाला है। तो यहाँ पे m0 LT-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन का, 2 का कुछ है नहीं छोड़ दो, m0 LT-2 एक्सेलरेशन का, और डिस्टेंस का m0 L1 t0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m0 l को होल दो स्क्वायर,
T को खोल दो -2, M को खोल दो 0, L को खोल दो स्क्वायर, T को -2, इधर M दोनों में 0 0 0 रहेगा, L की पावर 1, L की पावर 1 1 1 2, T की पावर -2, T की पावर 0 -2। अब क्या करोगे बताओ, क्या मैं इसको इससे कैंसल आउट कर दूं? तो 0 इज इक्वल टू m0 l स्क्वायर t-2, ये गलत हो गया और ये फॉर्मूला गलत हो गया। बट ये फॉर्मूला तो सही है, ये तो गलत है ही नहीं। तब अब कैसे करोगे? तो अब ये पॉइंट ध्यान रखो कि जब ऐसे टर्म हो ना, इस साइड भी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l स्क्वायर t-2, m0 l स्क्वायर t-2, सेम यही फॉर्मूला इधर है, यही फॉर्मूला इधर है, माइनस है बस बीच में, चाहे इधर प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से कोई भी साइन हो और दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले अगर सेम है, ठीक है, तो उनको हमें कैंसल नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि जो ये राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म है ना m0 l स्क्वायर t-2, ये टर्म इस टर्म के भी इक्वल है, ये टर्म इस टर्म के भी इक्वल है। अब एक बार के लिए पॉज करके देखो, मैं किलोग्राम में किलोग्राम ऐड करूंगी या किलोग्राम के अंदर मैं सेकेंड ऐड करूंगी? बताओ। किलोग्राम में अगर मुझे ऐड करना है, एडिशन करना है, मैं बोल दूं 4 kg 2 kg, 4 kg 2 सेकेंड, इनको तुम ऐड कर सकते हो 4 kg प्लस 2 सेकेंड? मैं तो नहीं ऐड कर सकती। ठीक है, मतलब सेम टर्म में सेम टर्म ऐड होगी, 2 सेकेंड के अंदर 2 सेकेंड ऐड होगा, ना कि केजी। तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी सेम टर्म होगी, ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, सेम टर्म सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं, किलोग्राम को सेकंड से डिवाइड कर दो, किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, बस हम क्या नहीं कर सकते, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन को करवाने का रीजन भी यही था कि ये बताना कि इसमें जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी ना, तो दोनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सही है तो ठीक है, वरना तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये दे दूं v स्क्वायर माइनस ut इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as, अब बताओ, देखो ट्वाइस ऑफ as का तो सोल्व कर रखा है हमने, आ गया ml स्क्वायर t-2, v स्क्वायर का भी सोल्व कर रखा है m0 l स्क्वायर t-2, ठीक है। अब रह गया ut, u का m0 l t-1, स्पीड का इतना ही है ना, और साथ में है टाइम, तो यहां से देखो m0 l स्क्वायर t-2 माइनस m0 l t-1 और t+1 बन गया 0, m0 l स्क्वायर t-2। अब देखो ये टर्म तो इक्वल है, बट ये टर्म हो गई अलग, तो ये तो कुछ ऐसा नहीं हो गया किलोग्राम माइनस सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम, ये तो गलत हो गया ना। मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो हमेशा ये चेक करना है कि एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर दोनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अगर मैं लिख दूं a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी या c माइनस डी या d माइनस सी, तो इसका मतलब ए बी सी डी इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, तभी मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। क्लियर हो गया? तो ऐसे डायमेंशनली चेक करने के और भी क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग फॉर्मूला। अब हम खुद फॉर्मूला बना के देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला खुद बना के देखते हैं। सिर्फ 4 स्टेप्स होंगे, ज्यादा स्टेप नहीं, 4 स्टेप है, बहुत इजीली अभी समझा दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट होने वाला है। देखो इसमें क्या दिया मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में तुम्हें दिया मिलेगा कि एनर्जी
डिपेंड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। तुम्हें ये नहीं बोलेगा मास का स्केयर आएगा या वेलोसिटी का स्केयर आएगा, ठीक है। तो उनके बीच में डिराइव्ड रिलेशनशिप, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी देन डिराइव्ड रिलेशनशिप अमंग देम, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, पहले वाला भी इजी था, ये भी इजी है, ठीक है। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, सिंपल लिखो, मल्टीप्लाई में भी नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में ही एक्चुअली यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डिवीजन में आएगा मल्टीप्लाई में। अगर किसी फॉर्मूले में अब ये वाला करवाऊंगी इसके बाद 2 पाई अंडर रूट एल जी, ठीक है। पहला स्टेप है, जितनी भी टर्म है मास वेलोसिटी टाइम, कोई और कॉन्सेप्ट आ गया बीच में, फोर्स आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे अगर होता मास वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम फोर्स, जितनी भी है सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। बाद में अगर डिवीजन में आता हुआ तो कोई आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन जिन टर्म्स पे डिपेंड करती है वो सारी मल्टीप्लाई में लिखो। उनकी पावर को मर्जी से, अपनी मर्जी से ए बी सी डी ई एफ, जो भी तुम्हें पावर देनी है दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, पहला स्टेप यही था, बस कुछ था इसमें। एनर्जी डिपेंड्स तो एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो राइट हैंड साइड में लिख दो। फिर सेकेंड फैक्टर के अंदर तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। एनर्जी का ml स्क्वायर t माइनस 2, मास का m L0 T0, पावर a, वेलोसिटी का m0 L1 T माइनस 1, पावर b, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के इनकी पावर इकट्ठा कर दो। m की पावर 1 है, a है, तो m की पावर टोटल हो गई a, m की पावर 0 और b 0 हो गई, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। l की पावर मैं पहले लिख देती हूँ, इधर अलग अलग कर लेते, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है ना ये। पावर अंदर ले ली, m की पावर 0 की b के साथ 0, L की पावर 1 है b के साथ, L की पावर b, t की पावर -1 और b -b, इजी। अब देखो m की पावर इकट्ठा कर दो, a प्लस 0 a, 0 प्लस b b, t की पावर 0 माइनस b b, हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2। सेकेंड स्टेप के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के और उनकी पावर को सॉल्व करना, सेकेंड स्टेप है बस। अब इसके बाद स्टेप थर्ड के बाद आंसर आ गया, इजी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एमएलटी बोथ साइड, दोनों साइड से पावर को कंपेयर कर दो। पावर को कंपेयर करने, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स m को कंपेयर करने लग जाते, या तो तुम करो m की पावर 1 है, m की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर a, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 आ गया, ये सिंपल। m तो है, m की पावर इधर a है इधर 1 है, तो डायरेक्ट लिख दो a इज इक्वल टू 1 कंपेयरिंग लिख के, वरना अगर ऐसे करना है ऐसे कर दो, l स्क्वायर और इधर ही है l की पावर b। ये दोनों इक्वल होंगे कब, जब इनकी पावर इक्वल होगी, 2 इज इक्वल टू b, तभी तो b की वैल्यू भी 2 होगी, तभी तो l स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर आएगा। इसी तरह t की पावर -2 t की पावर -b, तो मतलब -b इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2, ये भी b इज इक्वल टू 2 था, ये भी b इज इक्वल टू 2 है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब स्टेप 4, अरे आपने तो कहा था कि 3 ही स्टेप है, हो गया, बस आंसर आ चुका है हमारा। स्टेप 4 के अंदर हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू को फर्स्ट स्टेप के अंदर पुट कर दो। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m की पावर a की वैल्यू है 1, v की पावर है b की वैल्यू है 2, ये आ गया, देखो ये आ गया आंसर। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। तुम कहोगे हाफ कहां गया, ये इसकी लिमिटेशन में आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूले की लिमिटेशन होती है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आएंगे ना फॉर्मूले के अंदर वो हम निकाल ही नहीं सकते हैं,
तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा के छोड़ दो और बता दो कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, जब हम सिंबल हटाएंगे तो हाफ आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें यही लिमिटेशन होती है कि इसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते कि कांस्टेंट कितना आएगा। फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करवाती हूं मैं तुम्हें, ये वाला खुद ट्राई करके देखना। इसमें भी 2 पाई नहीं आएगा, 2 पाई की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। एक दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ जिसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता होगा, फिर देखते हैं। V depend upon velocity depends upon on GMR. Derive relationship between them. G is the gravitational constant, M is the mass, R is the radius. Derive करो वही स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर वेलोसिटी डिपेंड करती है, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMR। GMR पे डिपेंड करती है पावर A B C। जरूरी नहीं इसकी पावर A लिखो, इसकी पावर A B C भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो। वेलोसिटी का m0 L T -1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जो +1 क्लास में ग्रेविटेशनल यूनिट आती है वहां पे हम पढ़ेंगे। तो G का आ जाएगा F r स्क्वायर और डिवाइड बाई m1 m2, F का mlt -2, R का L स्क्वायर और मास का mm। एक m से एक m कैंसल, m ऊपर गया -1, L की पावर 3, T की पावर -2, ये आ गया G का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने ही करने पड़ेंगे या निकालने आने चाहिए। याद तो बहुत ही कम स्टूडेंट को होते हैं, और जिनको याद होते हैं वो फिर भूल भी जाते हैं। जो ज्यादा रट्टा मारते फिर वो भूल जाते, तो निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मास m1 L0 T0, मास को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेडियस मतलब L, तो इसको सिंपल भी लिख सकते हो, बट ये थोड़ा दिखने में ठीक लगता है, पावर C कर दो। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप हो गया ना, अब इसकी सेकेंड स्टेप की पावर इकट्ठा कर दो सारी। देखो इधर m की पावर -1a, L की पावर 3 और a 3a, L की पावर -2 और a -2a। ठीक है, इधर m की पावर 1b b, L की पावर 0, T की पावर 0। जीरो वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर कितनी भी हो, L की पावर 1 है, C T की पावर 0 की 0 है। अब ये पावर को इकट्ठा कर दो, m की पावर -1 -a प्लस b आ गया ना। देखो अब इसकी पावर -a है और इसकी पावर +b है, तो -a प्लस b। अब इधर है ही नहीं तो छोड़ दो, अगर c होता तो इधर c लिख देते। L की पावर 3a, L की पावर 0, L की पावर c, T की पावर -2a, T की पावर 0, T की पावर 0, और इधर आ गया m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। स्टेप 3 के अंदर वो वाली लाइन दोबारा नहीं लिख रही हूं, कंपेयरिंग द पावर ऑफ MLT। ठीक है, पावर को कंपेयर करो, इधर m की पावर 0 है, इधर m की पावर -a प्लस b है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू -a प्लस b, तो यहां से a इज इक्वल टू आ गया b के। वैल्यू तो आई नहीं, आगे आ जाएगी, आगे करो। L की पावर कंपेयर करो, L की पावर 1, L की पावर 3a प्लस c,
तो अभी 1 इज इक्वल टू 3a प्लस सी आ गया। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, पहले वाली में a और b है तो इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट है देखो, -2a इज इक्वल टू -1। टी की पावर इकट्ठा करोगे तो -2a इज इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू आ गया हाफ। a हाफ आ गया तो b भी कितना आ गया, हाफ। इस तरह से सॉल्व होता है। बस इस क्वेश्चन के अंदर ना जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए ये थर्ड स्टेप ही टफ लगता है उनको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन याद रह जाते हैं, थर्ड सॉल्व करना मुश्किल लगता है जिनका मैथ वीक है, जिनको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, ठीक है। अब a की वैल्यू हाफ है, b की वैल्यू हाफ है, c की निकाल दो। a की वैल्यू रखो हाफ तो 3/2 प्लस सी, 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू सी। तो यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, c इज इक्वल टू -1/2। a आ गया, b आ गया, c आ गया। स्टेप 4 में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर a 1/2, m की पावर b 1/2, r की पावर c -1/2। देखो ये क्वेश्चन इसीलिए करवा था मैंने, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g की पावर हाफ, m की पावर हाफ, r की पावर -1/2 है ना, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स हो ना उनको ऊपर फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में ही रखना, अगर डिवीजन में आता होगा ना तो अपने आप आ जाएगा। तो इधर से देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एम आर, और ये अंडर रूट हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 है ना, तो सबका इकट्ठा अंडर रूट कर दो। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में ये एस्केप वेलोसिटी है जो हम ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी भी एक वो वेलोसिटी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ स्पेस में थ्रो करेंगे तो वो कभी नीचे आएगी ही नहीं, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व हो जाएगी, या फिर ये बोल दो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी, बट इतना याद नहीं रखना, अभी तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना था। तो ये स्टेप 4 आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो। 2 क्वेश्चन करवा दिए। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, जो इजी इजी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, मतलब एक इसका यूज हो रहा है। अगर किसी को एडवांस क्वेश्चन करने तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो सारे एडवांस क्वेश्चन आएंगे जिस जो नीट और आईआईटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट इसका यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब जैसे सिंपली मैं बोल दूं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये कन्वर्जन हमें सीखना है। ये तो बहुत इजी है मास का, हमें थोड़ी बड़ी क्वांटिटीज का यूज करना है, जैसे एनर्जी का कन्वर्जन, फोर्स का कन्वर्जन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कन्वर्जन। अब इसमें जैसे केजी है, इसमें हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की। दूसरा, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अगर ये दोनों हमें पता है तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या क्या, ये यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है और कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला, प्लस एक चीज और, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है ये, इसकी भी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमारे पास एसआई है और ये हमारे पास सीजीएस है, ठीक है। इसकी भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और ये यूनिट किसकी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। करवाऊं, देखो इसको थोड़ा सा इजी इजी है, बस ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। तो सबसे पहले देखो जूल, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml² T-2, पॉइंट क्लियर। फिर जूल एसआई यूनिट है और अर्ग सीजीएस यूनिट है।
ये भी तुम्हें जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर कोई टर्म्स अगर ऐसे लगे ना ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ज्यादा प्रेशर मत लेना कि फिजिक्स हमें समझ नहीं आ रही है। वो धीरे धीरे आ जाएगी। वो हमें भी नहीं आई थी जब हम +1 क्लास में थे। हमें लगता था पता नहीं कितनी टफ यूनिट है ये, लेकिन ये सबसे इजी यूनिट है। जब हम सारा सिलेबस धीरे धीरे कर लेंगे ना तो सबसे इजी यूनिट तुम्हें यही लगने वाली है। ठीक है, इतनी इजी यूनिट है ये। अब देखो हमें कन्वर्जन करना है। होता क्या है हमारे पास, अभी ये SI है ना और ये CGS है, तो इसको दो ग्रुप बना लो। हमारे पास होता है ML और T, ML और T, और एक होती है हमारे पास N की वैल्यू। SI के अंदर मास होता है किलोग्राम में, लेंथ होती है मीटर में, टाइम होता है सेकंड के अंदर। CGS में मास होता है ग्राम में, लेंथ होती है सेंटीमीटर में, टाइम होता है सेकंड के अंदर। N1 की वैल्यू इधर कितनी देर की है, N1 और N2 दो टर्म्स होंगी। यहाँ पे होगा N1 और यहाँ पे लगा लो N2। कोई जरूरी नहीं है, इसको तुम N1 और इसको N2 भी लिख सकते हो, बट फिर ये अपना देख लेना जैसे भी करो। मैंने अगर इसको ऐसा ही बोल दिया तो ये मेरे लिए N1 ये है। अगर तुम इसको N2 बोलोगे तो तुम्हारे लिए N1 ये हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N1, अब देखो ये जूल में दे रखी है ना, देखो ध्यान से देखना। अभी हमारे पास SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है। तो SI यूनिट जूल है और उसके अंदर N1 की वैल्यू हो गई 10। ये अर्ग है, CGS में एनर्जी यूनिट अर्ग है, तो ये बताओ 10 जूल कितने अर्ग के इक्वल आएगा, हमें नहीं पता, हम उसको N2 बोल देंगे। मतलब N1 जूल इज इक्वल टू N2 अर्ग। ये N2 की वैल्यू हमें निकालनी है यहां से। ये जो बॉक्स मैं बना रही हूँ हर एक क्वेश्चन के अंदर ना बनाना जरूरी है, ना मैं खुद बनाऊंगी और ना तुम्हें बनाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए समझ लो बस। अब होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है इसका, M1 N1 M1 ओफो L1 T1 इज इक्वल टू N2 M2 L2 T2। ठीक है, अब इनकी पावर्स होती है, ये मैंने ऊपर ना M1 की पावर दी, ना L1 की, ना T1 की। ये पावर ये वाली होगी, किसी पे 1 2 -2 होगा, वो अलग अलग होगी, जो भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अभी के लिए देखो इसको मैं सॉल्व करवा दूं, इधर ध्यान से समझ लें। N1 की वैल्यू 10, अभी M1 डिवाइड में इस साइड से M2 ले आओ पहले, M2 L1 L2 T1 T2, उधर बच जाएगा सिर्फ N2, हमें N2 ही चाहिए और ठीक है N2 ही निकालना है। अब पावर देखो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है 1, L की पावर है 2, T की पावर है -2। जब इस फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, बेसिक। हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिख दो, टेबल बनाओ ना बनाओ इस फॉर्मूले से स्टार्ट करो। N2 की वैल्यू ऐसे लिख के फिर तुम्हें जो पावर तुम्हारे डायमेंशनल फॉर्मूला की है वो लिख दो। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 मास M1 किस में है, केजी के अंदर। ये हमारा होता है M1 L1 T1, ये M2 L2 T2। ठीक है, केजी और नीचे ग्राम होगा, पावर 1, L1 मीटर में, नीचे सेंटीमीटर, पावर 2, उधर सेकंड है कोई दिक्कत ही नहीं है, पावर -2 इज इक्वल टू N2। देखो क्लियर है, इजी है, कंफ्यूज तो नहीं हुए होगे, आई थिंक तो कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा अभी तक। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दूंगी तब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूं, ग्राम, पावर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, पावर 2 सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, पावर -2 N2। सिंपल मीटर को सेंटीमीटर, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसल, 10 बच गया। इधर 10 की पावर 3 है मतलब 1000, पावर ऊपर 1 है, इधर 10 100 है, 100 का स्क्वायर
100 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 100 और यहाँ पे 1 बच गया, 1 की पावर -2 1 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 के ऊपर। 10 10 की पावर 3 10 की पावर 4 कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गया 10 की पावर 8। N2 आ गया 10 की पावर 8। 10 जूल इज इक्वल टू 10 अर्ग हमारा आंसर आ गया। यही होता है 1 जूल होता है 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल। ये रिलेशन भी तुम्हें याद हो जाएगा जब आगे वर्क एनर्जी एंड पावर वाली यूनिट पढ़ोगे ना, तब ये रिलेशन आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? देखो एक बार इस क्वेश्चन को। हो गया, रब कर दो। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूं। अब की बार है 10 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। 10 न्यूटन को डाइन में, तो ये जो सबसे पहले देखो ये थोड़ा सा इधर से रब कर दो। मैं देखो अब तुम्हें ये क्वेश्चन इजी लगेगा। सबसे पहले न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, ठीक है, और एसआई यूनिट है। ये सारा ठीक है। ये 10 है, इस 10 की जगह 10 ही रख लो, चलो कोई नहीं 10 ही रख लो। 10 की जगह अगर 20 भी आ गया तो इधर 20 कर देना बस। ये आ गया। उसके बाद पावर देखो, अब सेम फॉर्मूला, ये पावर चेंज कर दो, m की पावर 1 l की पावर, अब की बार l की पावर 1 है तो इस पावर को 1 कर दो। t की पावर -2 है तो -2 कर दो। इतना इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल। ये फॉर्मूला सेम रहने वाला, पावर पावर चेंज होगी, इधर भी 1 -2 इधर भी 1 -2। 10 10 की पावर 1000 ये, और ये 100 अब की बार पावर 1 है तो सिंपल 100, ये 1 रह ही गया। ये N2 1 2 3 4 5 6 N2 6 आ गया। N2 6 आना मतलब 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6 डाइन। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कितना इजी क्वेश्चन है। हो गया क्लियर है? अब हो गया थोड़ा बहुत क्लियर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट डाउन करो। हो गया, रब कर दो। देखो अब भी मैं इतना ही रब कर रही हूं, इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, इसको भी रब कर दो, इसको भी रब कर दो थोड़ा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। एक तुम्हें थोड़ा सा दिखने में ऐसा लगेगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, और वो इतना इजी क्वेश्चन है, वो करने वाले। देखो कन्वर्ट g इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू सीजीएस सिस्टम, इंटू सीजीएस सिस्टम। ये दे दिया, कन्वर्ट करो। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास g का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना अभी, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2। ये फॉर्मूला हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो यहां से देखो अब इन्होंने, इसमें हमें ये पता करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि ये खुद ही मेंशन कर रही है तो g है। उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि ये एनर्जी है, ये फोर्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ये जी है। इसमें बस तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए हमारे पास एसआई सिस्टम है। बस ये दो ही पॉइंट सेम है सारा। n1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब की बार n1 की वैल्यू 6.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, पावर चेंज कर दो। सारा क्वेश्चन देखो इधर तक सेम रहेगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में ये सेम रहने वाला है। ठीक है, जब तक स्टेटमेंट इस फॉर्म में रहेगी एसआई सीजीएस, ये दोनों फॉर्मूलों में स्टेटमेंट का भी कोई चक्कर नहीं, ये सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब m की पावर -1 है, l की पावर 3 है, t की पावर -2 है। अब फिर से ये 10 की जगह 6.666 10 रेज टू द पावर -11,
666 10 रेज टू द पावर -11, पावर चेंज कर दो -1, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा -2। सेम अब देखो 6.66 10 रेज टू द पावर -11 किलोग्राम की जगह मैं 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम लिख दूं। पहले तो 1000 ग्राम लिखा था, सेम ही बात है। पावर -1 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पावर 3, सेकंड से सेकंड कैंसल, 1 ही बचेगा, पावर -2 n2। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 6.66 10 रेज टू द पावर -11, 10 रेज टू द पावर 3 और -1 -3, 10 रेज टू द पावर 2 2 2, 3 बार कर दो या डायरेक्ट लिख दो 10 रेज टू द पावर 6। 10 रेज टू द पावर इसको मैं 2 लिख सकती हूँ ना, तो 3 दूनी 6 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लेना। अब इसको सोल्व कर दो, 6 10 रेज टू द पावर कितना हो गया, 2 से ये कैंसल और इस पूरे से ये 1 बच गया, 3 बच गई टर्म, इससे ये 0 आ गया और 10 रेज टू द पावर -8 आ गया। n2 की पावर कितनी आ गई, 6.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, इधर लिख देना, ये n2 आ गया। कर लोगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस टॉपिक का, मतलब इसमें से एक टाइप और रहेगी, मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ये बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन। कर दो रब। अब देखो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल ऑन ए सिस्टम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल on a system having 100 gram, 10 centimeter and 30 second as fundamental unit। देखो इसमें भी वही हमें टेबल बनानी है, एक बार समझने के लिए, ये एग्जाम में जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें बनाने की। MLTN, देखो हमारे पास जूल है ऐसा यूनिट, ये देखो अब की बार ये दिख तो हमें रहा ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड की, ये सीजीएस यूनिट है, बट सीजीएस में मास 100 ग्राम नहीं होता है, सिंपल ग्राम होता है। मतलब ये कोई भी दूसरा सिस्टम है, अदर सिस्टम लगा लो या अदर यूनिट लगा लो, तुम्हें लिखना ही नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, सिंपल लिख लो अदर यूनिट या अदर सिस्टम जो भी दे रखा है। एसआई के अंदर वही किलोग्राम, मीटर, सेकंड और n1 की वैल्यू दे दी 10। अब दूसरा सिस्टम है ना, मास इन्होंने दे दिया अब की बार 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर, 30 सेकंड और n2 तुम्हें निकालना है। चेंज क्या आया, अब की बार ये मेंशन कर रहे हैं कि इसको ग्राम नहीं 100 ग्राम लिखो, सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर लिखो और सेकंड नहीं 30 सेकंड लिखो। इसमें कई बार 1 मिनट भी दे देता है, टाइम के अंदर 1 मिनट, तो मतलब 60 सेकंड लिख देना तब वहां पे। हो गया क्लियर। उसके बाद वाला स्टेप वही है, N1 M1 L1 T1 इज इक्वल टू N2, 2 वाली टर्म यहाँ पे है ना, M2 L2 T2। अब हमें N2 निकालना है क्योंकि N1 तो दे रखा है, तो N2 N1 M1 डिवाइड बाई M2 L1 डिवाइड बाई L2 T1 डिवाइड बाई T2। अब यूनिट देखो, मतलब इसका जो जूल है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। क्लियर है। अभी देखो n1 की वैल्यू 10, मास किलोग्राम, m2 की वैल्यू ग्राम नहीं लिखना, अब की बार 100 ग्राम लिखना है, पावर 1, l1 की मीटर, l2 की 10 सेंटीमीटर दे दिया है, 10 सेंटीमीटर पावर 2, ये 1 सेकेंड होता है और नीचे T2 की वैल्यू अब की बार 30 सेकेंड है। -2 इज इक्वल टू
N2। किलोग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ ग्राम, 10⁻² ग्राम नीचे है। मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर, नीचे 10 सेंटीमीटर है, पावर 2। पावर मत छोड़ना, नीचे 30 है, सेकंड से सेकंड वैसे ही कट जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 10⁻² से 2, 1 से 1 कट गई। तो कितना बच गया, इधर से बच गया 10 पावर 1, इधर से बच गया 10 पावर 2। 10 पावर 2 मीन्स 2 बार 10 इंटू 10। अब देखो इसको ध्यान से समझना है, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये देखो 1/30 की पावर -1/2 है, ओ सॉरी -2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 की पावर +2 लिख सकते हो नहीं। ये जो 1/30 की पावर -2 है, इसको मैं 30 की पावर +2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 30 की पावर +2 मीन्स 30 मल्टीप्लाई हो गया 2 बार। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना 1/x की पावर -1। सिंपली देखो, अगर मैं बोल दूं x की पावर -1 है तो वो 1/x हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं x तो इसको मैं x की पावर -1/x की पावर -1 लिख दो, ताकि ऊपर गया तो ऊपर x की पावर +1 होके सेम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये वाली टर्म है ना, ये कुछ ऐसी है 1/30 की पावर -2 है ये 30, क्योंकि 1 की पावर तो है नहीं, 30 की पावर -2 है, ऊपर जाके 30 की पावर +2 हो जाएगी। कर दो, 2 4 4 5 6 6 है, इंटू 3 इंटू 3 9, तो ये आंसर आ गया 9 इंटू 10⁻6। N2 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻6। क्लियर है? तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले के यूजेस आ गए। ऑलमोस्ट बोर्ड के लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही यहाँ पे आते हैं, और फिर भी कुछ एडवांस क्वेश्चन इसमें है। वो अपना नेक्स्ट वीडियो में कर लेना, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना तो। ठीक है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे फिर भी सीख लेना, जो बोर्ड्स में जिसको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है तो वहां से सीख लेना। एग्जाम दो ना दो, नॉलेज तो हो गई, तो सेकंड वीडियो के अंदर फिर से हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। जय श्री राम।